Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous class we have discussed the life cycle of bacteriophage virus, lytic and lysogenic cycle, as well as the plant disease and mode of transmission of virus in plants, as well as in animal disease and their causal viruses. आज हम डिस्कस करेंगे एड्स, जिसे हम नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, ये जो एड्स है जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम देते हैं, इसमें वायरस डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है टू ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस, टू पैरासाइट्स, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ डिजीज अपीयर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो एड्स है ये बहुत सारी जो डिजीज हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है, और इसमें आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है वायरस। इसका जो वायरस है दैट इज कॉल्ड HIV, जिसे हम नाम देते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड दैट इज बाय जीनोम वाइज नेचर इसकी सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस कहते हैं इसको, और HIV कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स जो है, ये जो HIV है, ये क्या करता है, दी अफेक्ट्स दी इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे ये अफेक्ट करता है, और स्पेशली द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं, जिसमें T लिम्फोसाइट्स, जिसको T4 लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। याद रखिएगा, जो T लिम्फोसाइट्स हैं, ये T लिम्फोसाइट्स की आगे बहुत सारी टाइप होती हैं, जिसमें TC, TS एंड TH, और बहुत सारे T सेल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पेशली एंटीवायरल सेल्स। ये हमारे पास T जो सेल्स जो होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, दे आर कॉल्ड एज एंटी वायरल सेल्स कहा जाता है इनको। इस तरह मैंने पीछे आपको बताया था कि B सेल्स को एंटी बैक्टीरियल सेल कहते हैं। तो हमारे जो T लिम्फोसाइट्स हैं दैट विल बी अफेक्टेड बाय दी HIV, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये अफेक्टेड होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा तो बॉडी विल बी सफर फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिजीज, एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ द पैथोजेन, पैरासाइट्स और इन्फेक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ये वायरस किस तरह ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कि हमारा जो HIV है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जब हम मोड की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अगर एक पार्टनर अफेक्टेड है तो वायरस कुड बी ट्रांसफर टू अदर। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी होमोसेक्स
होमोसेक्सुअल हो या फिर आर हेटेरोसेक्सुअल, between same sex and between opposite sex, means by the sexual contact virus could be transferred from infected to healthy one. Then the next one, by the body fluids. बॉडी फ्लूइड में सीमेंस as well as saliva. Then by blood transfusion, अगर हम किसी भी डोनर से ब्लड लेते हैं और वो अफेक्टेड है बाय HIV, तो जिस डोनर में से हम लेंगे और सेप्टर को देंगे, सेप्टर विल बी अफेक्टेड बाय दी अनस्टेरिलाइज्ड अनटेस्टेड ब्लड। जब हम अनटेस्टेड ब्लड फ्यूज करते हैं तो वायरस कुड बी ट्रांसफर्ड टू हेल्दी रिसेप्टर्स एज वेल एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ड्यूरिंग सर्जरी जब हम अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जब हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो मे बी एनी वन केस कोई ऐसा हो सकता है कि जो अफेक्टेड हो बाय HIV, और अगर हम स्टेरिलाइज नहीं करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, किसी हेल्दियर पर्सन पे हम यूज करते हैं, तो वायरस कुड बी ट्रांसफर एज वेल एज बाय द यूज ऑफ आर we can say that reuse of, बार बार जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ हाइपोडर्मल सिरिंजेस। जब हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक पर्सन को हमने सिरिंज का इस्तेमाल किया, उसी सिरिंज को हम नेक्स्ट में करेंगे, तो इफ प्रीवियस वन वाज अफेक्टेड, तो देन the new one next user जो होगा that would be also affected। तो hypodermal syringes, surgical instruments, blood transfusion, body fluid and sexual contact, ये काज हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV के। जब हम देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स, तो बेटा याद रखिएगा साइंस एंड सिम्टम्स में एंड नेचर ऑफ द डिजीज, साइन एंड सिम्टम्स, तो याद रखिएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड 1 to 2% एवरी ईयर जो है परसेंट पॉपुलेशन विल बी affected by the HIV। 1 to 2% पॉपुलेशन, 1 से 2% पॉपुलेशन जो है affected by HIV yearly, affected by HIV, okay, and 2 to 10% जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट विथ सिमिलर सिम्टम्स। बेटा लाजमी नहीं है कि हर पेशेंट का सिम्टम सेम हो, लेकिन 2 से 10% लोगों में समवाट सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। और हमारे पास ओवरऑल वर्ल्ड जो सर्वे देखा गया है, बताया जाता है कि 1 से 2% लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं बाय HIV ईयरली। लेकिन जब हम इसके सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा अफेक्टेड पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट, बाय द सेप्टिसीमिया, जिसे आप नाम देते हैं ब्लड पॉइजनिंग,
बर्ड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें आपके आरबीसीज की डब्ल्यूबीसीज की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। सेप्टिसीमिया एज वेल एज द लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, ब्लड पॉइजनिंग, एज वेल एज कैपोसी सार्कोमा, स्किन कैंसर जिसे कहा जाता है। पर्सन may be suffering from skin cancer, कैपोसी सार्कोमा, as well as various forms of hepatitis, different type के hepatitis हो सकते हैं, as well as encephalitis, means inflammation of brain, एज वेल एज सिम्टम्स में अगर हम मजीद आगे लेकर चलें तो सिम्टम्स में याद रखिएगा फेरेंजाइटिस, एज वेल एज रेटिनाइटिस। रेटिनाइटिस में जो रेटिना है ये इफेक्ट हो सकता है, अंधापन हो सकता है, फेरेंजाइटिस होगा, एन्सेफलाइटिस है, हेपेटाइटिस है, कैपोसी सार्कोमा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एज वेल एज मे बी पर्सन सफरिंग फ्रॉम pneumonia as well as other different type of infections। तो ये हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इम्यून सिस्टम के डैमेज होने के बाद हमारे T4 सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट आउट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को में वर्क करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर अगेंस्ट द इन्फेक्शन काम करते हैं, अगेंस्ट द वायरस काम करते हैं, अगेंस्ट द एंटीजीन काम करते हैं, वो डैमेज उन्हें डैमेज कर देता है डायरेक्टली HIV, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन, ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और मैंने आपको बताया कि 2 से 10% जो पेशेंट हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स याद रखिएगा सिमिलर होंगे 2 to 10% तक। सेप्टिसीमिया है, इस तरह डिप्थीरिया है, एज वेल एज जो है वो लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ हेपेटाइट है, फीवर होगा, कैपोसी सार्कोमा जिसको स्किन कैंसर कहते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एड्स मौत है। मौत क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इतने इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपकी बॉडी इतनी ससेप्टेबल हो जाती है कि हर आने वाला एंटीजीन, हर आने वाला पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज कर रहा होता है आपके इम्यून सिस्टम डैमेज होने की सूरत में, क्योंकि रजिस्टर कोई नहीं है, वहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी वेरियस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज का शिकार हो जाती है। अब हमारे पास है इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट याद रखिएगा, प्रिवेंशन से तो आप बच सकते हैं, मीन्स अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट से परहेज करें अफेक्टेड पर्सन के, एज वेल एज टेस्टेड ब्लड को का इस्तेमाल किया जाए, स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए और हाइपोडर्मस सिरिंजेस का रीयूज बंद कर दिया जाए, तो याद रखिएगा आप प्रिवेंट कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ HIV को। ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो ट्रीटमेंट अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट HIV की नहीं आ सकी, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ड्रग्स जो रेप्लिकेशन है, जो डैमेज रेशियो है या रेट है HIV का, उसे किसी हद तक स्लोअर डाउन कर देते हैं। जिसमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं AZT, जिसे हम नाम देते हैं एजिडो थाइमिडाइन,
और ज़िडोविडाइन, व्यूडाइन एंड सबमरीन, ये वो ड्रग्स हैं जिसे जो है वो पिछली सदी से या प्रीवियस सेंचुरी से हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल और वी कैन टू सप्रेस द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड टू कंट्रोल द डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम। किसी हद तक स्लोवर डाउन करने के लिए हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं हो सकती जब, क्योंकि आपकी बॉडी वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती है, तो आप इतने कॉम्प्लिकेशंस को आसानी से ट्रीट नहीं कर पाते। तो ये ड्रग्स जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और प्रिवेंशन मैंने आपको बताया कि स्टेलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए, हाइपोडर्मल सिरिंजेस का रीयूज ना किया जाए, और टेस्टेड ब्लड को अगर इस्तेमाल करें तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ HIV, एज वेल एज जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से गुरेज की जाए, दूर रहें, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ HIV। देन ये तो था हमारे पास HIV और एड्स, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, the sign and symptoms, prevention and treatment. Now we will discuss about the hepatitis. Hepatitis, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बहुत सारी टाइप्स के हैं। इसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E भी, लेकिन आमतौर पर हेपेटाइटिस A और B जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड C को। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस जो है इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस किसका नाम है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर का नाम है, विच इज characterized by abdominal pain, fever and fatigueness। स्पेशली क्या है? इट इज दी, अब हेपेटाइटिस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। काज तो शॉर्ट सी बहुत वायरस है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, फटीगनेस एंड जॉइंडिस। किसे? जॉइंडिस। जॉइंडिस मेनली ड्यू टू दी हेपेटाइटिस, क्योंकि लिवर सेल जब अफेक्टेड होते हैं और जॉइंडिस अफेक्ट होता है, जॉइंडिस कंडीशन आती है जिसमें जब आपके आरबीसीज, याद रखिएगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी, हेमोग्लोबिन की ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी, तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी आइज और आपकी स्किन पेल येलोइश कलर हो जाती है बाय द इफेक्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स। इस कंडीशन को आप जॉइंडिस का नाम देते हैं। अब इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉइंडिस, एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड फटीगनेस, लेकिन मेनली इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। अब हेपेटाइटिस जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वायरस, हेपेटाइटिस याद रखिएगा इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, तो 3 टाइप्स, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। 3 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। अब इसमें जनरली पहले मैं आपको
टाइप्स तो हमने पढ़ ली कि 3 टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं, लेकिन इसमें जब हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में मैं जनरली आपको तीनों टाइप के हेपेटाइटिस वायरसेस की ट्रांसमिशन बता देता हूं। यहां पर देखें, ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड फीसिस से कांटेक्ट किया जाए तो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। बाय सेक्सुअल कांटेक्ट भी वायरस ट्रांसफर होता है, एज वेल एज होमोसेक्स और हेट्रो, कोई भी होमो और हेट्रो। इसी तरह बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेम एज एड्स वायरस की तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस मुंतकिल होता है। फीसिस कांटेक्ट से भी, एज वेल एज प्रेग्नेंट मदर टू बेबी, जो मदर वॉर्म के अंदर डेवलप होने वाला बेबी है, अगर मदर अफेक्टेड है तो बेबी आल्सो could be affected by the virus। ये जनरल ट्रांसमिशंस हैं। अब याद रखिएगा, हमारे पास जो हेपेटाइटिस ए है, जो कि आमतौर पर लोगों में कॉमन है, हेपेटाइटिस ए, इसका जो वायरस है दैट इज एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। प्लस स्ट्रैंड मींस डायरेक्टली होस्ट राइबोसोम्स को कंट्रोल करके अपनी रेप्लिकेशन, अपनी प्रोटीन्स, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है ये वायरस डायरेक्टली हमारे लिवर सेल्स को अफेक्ट करेगा। और याद रखिएगा, इट इज कंट्रोलेबल एंड क्योरेबल। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और सी को भी एक लिमिट में हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसमें जॉइंटस कॉमन है। इसके साइंस में जॉइंटस कॉमन है, फीवर एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स की इन्फ्लामेशन या हेपेटिक सेल्स की। जॉइंटस कॉमन है, इन्फ्लामेशन। देन हमारे पास हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जिसे हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। सीरम हेपेटाइटिस, याद रखिएगा, ये हमारे पास हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं, इसे सीवियरली इफेक्ट करता है ये वायरस। और इसका जो वायरस है दैट इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। इसका वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए, और ये रेट्रो की कैटेगरी में आता है, रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। इसमें इन्फ्लामेशन किसकी? लिवर की होती है। इसमें भी सेम एज जॉइंटस होगा, कॉमन है, एज वेल एज फीवर है, और एज वेल एज आरबीसीज अफेक्ट होते हैं। आरबीसीज एंड में लीड्स टू
कार्सिनोमा, याद रखिएगा, हो सकता है कि इसकी वजह से, या लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, लिवर कार्सिनोमा हो सकता है। आपके आरबीसी सिंपल आपके जो हीमोसाइट हैं, हीमोसाइट्स दे आर सीवियरली अफेक्टेड, जिसकी वजह से इसको सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होगी कॉम्प्लिकेशंस में। देन हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी था या हेपेटाइटिस सी है। इसमें भी जो वायरस है दैट इज एनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। इसकी ट्रांसमिशन, इट कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू बेबी। इसमें भी याद रखिएगा कॉम्प्लिकेशंस में इन्फ्लामेशन एंड जॉइंटस तो कॉमन है। इन्फ्लामेशन एंड जॉइंटस कॉमन है, एंड इट कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू बेबी। ओके, और याद रखिएगा इसमें आपने जो नेचर ऑफ वायरस है उसको अच्छी तरह याद रखना है कि कौन सा हेपेटाइटिस किस टाइप के वायरस की वजह से होता है। तो दिस इज बाय प्लस स्टैंड आरएनए वायरस, दिस इज बाय डबल स्टैंड डीएनए वायरस विच इज रेट्रोटाइप, इसलिए मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है, दैट इज सीरम हेपेटाइटिस, एंड दिस इज द एनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। याद रखिएगा जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं। अब ट्रांसमिशन ये मैंने आपको जनरली लिख दी थी कि इन्फेक्टेड फीसिस से हेपेटाइटिस ए का वायरस ट्रांसफर होता है मोस्टली, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी पॉसिबल है, लेकिन बी और सी का वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेग्नेंट मदर से बेबी में ट्रांसफर होगा। ये हमारे पास थे हेपेटाइटिस और एड्स, जिसको हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। अब हम कुछ एमसीक्यूज यहां डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से। फ्रॉम द फॉलोइंग the virus which is the most simplest in nature। ऑप्शन ए। अब हमसे पूछा गया वो कौन सा वायरस है जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दी ऑप्शन ए HIV इम्यूनोवायरस, बी दी पोलियो वायरस, सी दी retrovirus, and D the double strand RNA वायरस। तो याद रखिएगा जो मोस्ट
दैट इज दी, आपने गैस किया होगा, पोलियो वायरस, क्योंकि इसके पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, जीनोम एज वेल एज द कैप्सिड। द नेक्स्ट MCQ इज द virus which destroyed the T4 cells, या we can say that lymphocytes in man and cause AIDS. Option A, that is the HIV. B, that is the retrovirus. C, the poliovirus. D, both A, B, and option E, all of these. आपने गैस किया होगा, क्योंकि HIV और रेट्रोवायरस दोनों एक ही कैटेगरी के वायरस हैं, जो कि हमारे लिम्फोसाइट्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड बॉडी विल बी एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ डिजीज, जो हम एड्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपका आंसर होगा बोथ A and B. The next MCQs is the poliovirus is A minus strand, RNA virus, B enveloped plus strand RNA virus, C the double strand RNA virus, and option D the unenveloped plus strand RNA वायरस। तो आपने गैस कर ही लिया होगा। हम जब क्लासिफाई किया था हमने वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एनवेलप, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट कैटेगरी अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है, इसकी एग्जांपल में आपने रेनो वायरस यानी कोल्ड वायरस कहते हैं और पोलियो वायरस पढ़ा था। सो योर ऑप्शन विल बी द डी, करेक्ट ऑप्शन। Then the next one MCQs is the chromatography
and electrophoresis techniques are used in option A ड्यूरिंग, हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें पहले, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस आर बेसिस। ऑप्शन ए in the biochemical basis, option B in the cytological basis, option C in the genetical basis, D in the homological basis। तो हम पढ़ चुके हैं, हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये प्रोसेस हम बायोकेमिकल बेसिस में, जब हम नेचर ऑफ प्रोटीन्स को, नेचर ऑफ एंटीबॉडीज को, नेचर ऑफ एंटीजीन को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उस वक्त हम ये प्रोसेस या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो योर आंसर शुड बी ए इन दी बायोकेमिकल बेसिस। These are few MCQs regarding this chapter. डिफरेंट MCQs आपकी प्रैक्टिस शीट्स में आपको दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व करें। इफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 6, द किंगडम प्रोकैरियोटी। थैंक्स।